दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, बात करेंगे हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में। डीएनए पैकेजिंग होता क्या है, इसका पहले मतलब जान लो, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं डीएनए को पैक करने का। पैकेजिंग का मतलब होता है पैक करना, पैक करना। फिर भी ना समझ में आया तो थोड़ी सी और आगे चलते हैं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन होता है यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में तो 6.6 बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजन क्षार के मौके 6.6 क्षार युग्म होते हैं। और अभी हम थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं कि इसमें हमारा डीएनए होता है। इस प्रकार से जो डीएनए होता है, इस डीएनए में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन। इस प्रकार से नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको डीएनए के बारे में जानना है कि पैकेजिंग क्यों करते हैं, इसलिए। तो अगर हम बात करते हैं इस डीएनए की नाइट्रोजन क्षार की, तो अगर हम एक नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं तो इस एक नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, वो होती है 0.34 नैनोमीटर। इतनी होती है 0.34 नैनोमीटर एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी होती है। और ये जो हमारा एक घुमाव है जिसको पिच करते हैं, ये होता है 3.4 नैनोमीटर। इसलिए अब हम क्या करते हैं, हम डीएनए की पूरी लंबाई को निकाल लेते हैं, तब जाकर के हमको पैकेजिंग अच्छे से समझ में आएगा। तो मनुष्य में जो डीएनए है उसके अंदर 6.6 बेस पेयर पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षार के युग्म पाए जाते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, 0.34 यम से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो हमको मिल जाता है हमारे डीएनए का लंबाई कितना होता है। तो अगर हम इतना इसको गुणा कराते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2.2 मीटर। ये मिल जाएगा हमको 2.2 मीटर। तो ये पता चलता है कि ये हमारे डीएनए की पूरी लंबाई है। ठीक है, डीएनए की पूरी लंबाई कितनी है, डीएनए की पूरी लंबाई, डीएनए की पूरी लंबाई 2.2 मीटर होती है। अब क्या करना है, इसको पैक करना है किसके अंदर। सपोज कीजिए हमारी कोई कोशिका है, कोई कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए नामक अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। इसको हमको क्या करना है, इसे कोशिका में पैक, कोशिका के केंद्रक में पैक करना है। कोशिका के केंद्रक में पैक करना है तो उसको पहले हम जानेंगे डीएनए की जो लंबाई है वो है 2.2 मीटर। और इधर अगर हम बात करते हैं इस कोशिका के केंद्र की, तो कोशिका के केंद्र की जो लंबाई है वो है 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर, क्योंकि ये डीएनए से बहुत छोटा है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये कोशिका है, ये कोशिका है और ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। केंद्रक की जो लंबाई है या फिर केंद्र का जो व्यास है वो है 10⁻⁶ मीटर, जो बहुत छोटा है। अब अगर हमको इस 2.2 मीटर वाले डीएनए को इस 10⁻⁶ मीटर के केंद्रक में रखना होगा तो हम इसको फैलाकर रखेंगे नहीं। सपोर्टेड मान लेते हैं हमारा 2 मीटर डीएनए जो है, इतना बड़ा डीएनए है, सपोर्टेड मान लेते हैं 2 मीटर डीएनए। क्या इस डीएनए को ऐसे ही उठाकर लाए इसमें रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे। इसके लिए क्या होता है कि हमको पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है कि डीएनए को भाई पैक करो। पैक करने का मतलब ये होता है कि उसको इतना कसकर बांध दो कि वो केंद्रक में फिट आ जाए। ठीक, पैक करने का मतलब ये होता है। इतना तो समझ में आया। पहले यहाँ पर रख सकते हैं डीएनए की पूरी लंबाई ये हमारी होगी। अब इसके बाद करते हैं डीएनए को पैक करते हैं कोशिका के केंद्र की, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। ठीक, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है।
अगर हम इस केंद्र की साइज की बात करते हैं, यानी कि कोशिका के व्यास की बात करते हैं, कोशिका के केंद्र के व्यास की बात करते हैं, तो कोशिका के केंद्र की व्यास जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ बताया वो होता है 10⁻⁶ मीटर। ठीक, 10⁻⁶ मीटर होता है इसका व्यास। अब देखो ये जो डीएनए 2 मीटर का है, 2.2 मीटर का है, इसके अंदर लाने के लिए इसको संघनित होना पड़ता है, कंडेंस्ड होना पड़ता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये जो डीएनए होता है उसको केंद्रक में फिट होने के लिए, व्यवस्थित होने के लिए संघनित होना पड़ता है। तो पहली पॉइंट हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे डीएनए को केंद्रक में, डीएनए को केंद्रक में व्यवस्थित होने के लिए संघनित होना होता है। यही कह रहा था डीएनए पैकेजिंग, नोट कर लेना इसको आप। ठीक है, इतनी बड़ी डीएनए को इतने छोटे केंद्रक में व्यवस्थित होने के लिए इसको संघनित होना पड़ता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, एक हम अगला लेते हैं, एकदम सिमिलर सिचुएशन होगा, एक समान सिचुएशन कंडीशन होगा। बात करते हैं इकोलाई, जिसको हम एसिड कोलाई कहते हैं। इसके अंदर जो बेस पेयर पाया जाता है वो होता है 4.6 × 10⁻⁶ 4.6 × 10⁻⁶। इसका भी डीएनए ऐसा ही होगा, डबल हेलिक्स होगा। इसके भी एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 0.34 मीटर नैनोमीटर। अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो इसका क्या आता है आंसर? वो आता है 1.36 मीटर। इसके डीएनए की, इकोलाई के डीएनए की जो लंबाई है, डीएनए की लंबाई जो है, इकोलाई के डीएनए की जो लंबाई है वो है 1.36 मीटर। भाई कोशिका का जो केंद्र होता है उसकी लंबाई तो समान होती है, इसकी लंबाई समान होती है, व्यास उसकी जो समान होती है वो होती है 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁶ मीटर में 1.36 मीटर का डीएनए लाना बड़ी कठिन बात होती है। इसलिए इसके भी डीएनए को संघनित होना पड़ेगा, कंडेंस्ड होना पड़ेगा। इसलिए हम करते हैं डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एक छोटे से केंद्रक में बड़ा सा डीएनए रखना है, उसको संघनित होना पड़ेगा। इसी को कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। आगे करते हैं, हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग की। आगे क्या होता है? अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका है कोई, ठीक, तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे डीएनए का पैकेजिंग होता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक जितने भी कोशिका होते हैं उसमें जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें जो डीएनए होता है वो इस प्रकार से छुपा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से मतलब उसका जो डीएनए होता है वो नैग्ड होता है, नंगा डीएनए पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में फैला होता है। ये हमारा कोशिका द्रव्य है, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर जो होता है वो डीएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए आर प्रेजेंट इन योर साइटोप्लाज्म, यानी कि हम सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जब ये कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और हम जानते हैं कि जो डीएनए का पैकेजिंग होता है वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक में होता है, वो तो ठीक है वहां तक। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता, तो इसका पैकेजिंग कैसे होगा? इसका भी पैकेजिंग होगा, एक एंजाइम की उपस्थिति में होगा। कैसे होगा वो भी जान लेते हैं। ठीक है, और एंजाइम में प्रोटीन होगा।
संघनन होगा वो एक बेसिक प्रोटीन होगा, एक अन्य प्रोटीन होगा, इसको हम पॉलीएमीन कहते हैं। पॉलीएमीन नामक प्रोटीन, ठीक है, नामक प्रोटीन की उपस्थिति में इसके डीएनए में पैकेजिंग होता है, उपस्थिति में डीएनए पैकेजिंग होता है। जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, पॉलीएमीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति में डीएनए का पैकेजिंग होता है। तो डीएनए का पैकेजिंग होता कैसे? ये क्या करता है, बड़े बड़े लूप बना लेता है इस तरह से। इस प्रकार से इसकी पैकेजिंग होती है, बड़े बड़े लूप बना लेता है डीएनए, ठीक है। डीएनए जो होता है वो पैकेजिंग के समय बड़े बड़े लूप का निर्माण कर लेता है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। अब अगर आगे हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, सिंपल सी बात है, आप समझ जाओगे। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी कि अगर हम मनुष्य में बात करते हैं, कुछ जंतु जैसे होते हैं उनमें कोशिका पाई जाती है, वो प्रोकैरियोटिक नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में अगर हम डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे डीएनए पैकेजिंग होता है भाई जान लो। तो जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उन सभी यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, उन सभी में केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए हमारा जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर केंद्रक पाया जाएगा। बाबू केंद्रक थोड़ा सा देखो किस प्रकार से होता है। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका होंगे उसमें केंद्रक पाया जाएगा और इस केंद्रक के अंदर जो डीएनए होगा वो उपस्थित होगा, ठीक। ये हमारी क्या है, कोशिका है, ये केंद्रक है और ये इसके अंदर उपस्थित डीएनए है, ठीक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो उपस्थित होता है और डीएनए का जो पैकेजिंग होता है वो कोशिका के केंद्र के अंदर ही होता है। अगली पॉइंट बात करते हैं, तो थोड़ा सा एक चित्र हम आपको दिखाना चाहते हैं बना करके, तो समझने के लिए हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं सेल साइकिल की, कोशिका चक्र। अगर हम कोशिका चक्र की बात करते हैं, अभी बताएंगे कोशिका चक्र के पास हम क्यों पहुंचे हैं, इसी से रिलेटेड इसे बता रहा हूँ। देखो कोशिका चक्र की बात करते हैं तो कोशिका चक्र यानी कि चक्र जो होता है वो हमेशा दो ही होता है, तो हम बड़ा पढ़ना चाहिए समझने। यहाँ पर मिलूँ मैं सेल साइकिल। यम पिच जीवन यस जीव, ये फेज है, ये अवस्था है, उसका चक्र की ये अवस्था है। अभी जो हमारा डीएनए होता है वो यम फेज में सबसे ज्यादा संघनित होता है, यानी कि यम फेज में जो डीएनए होता है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यम फेज में डीएनए आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ठीक, ये थोड़ा क्या करेगा, खुलता चला जाएगा। इस तरह से खुलता चला जाएगा और इसमें आएगा ये पूरा थोड़ा सा खुल जाएगा, मतलब जरूरत के हिसाब से ये खुलता चला जाएगा। देखो यहाँ से क्या हम बताना चाहते हैं कि जो यम फेज होता है, कोशिका चक्र का यम फेज जो होता है जिसको हम मेटाफेज कहते हैं,
मेटाफेज प्रावस्था करते हैं, उसमें जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो बहुत ही ज्यादा संघनित होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, संघनित होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक, इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। संघनित बहुत ज्यादा होगा तो इसको नाम देंगे हम क्रोमोसोम। बोले तो इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या नाम देते हैं उसको, इसको हम कहते हैं गुणसूत्र। कब, जब यंग फेज में जो हमारा डीएनए है बहुत ही ज्यादा संघनित होगा, बहुत ही ज्यादा उलझा होगा, तब इसको हम गुणसूत्र नाम देंगे। उसके नीचे आते हैं धीरे धीरे, जब हम जीव फेज में पहुंचते हैं, जस्ट फेज में पहुंचते हैं, जीव फेज में पहुंचते हैं, क्या होता है, G2 फेज, G1 फेज, यस फेज थोड़ा सा कम उलझा होता है, थोड़ा सा कम संघनित होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक, क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, ठीक, क्रोमैटिन कहते हैं। अब आगे चलते हैं, देखो सबसे ज्यादा उलझा हुआ हमारा, सबसे ज्यादा संघनित यम फेज में, उससे कम G2, G1, यस फेज में, और आखिरी का जो सबसे नीचे वाला बचता है यही कहलाता है हमारा डीएनए। ये तो संरचना कैसा है ये बताया यहाँ पर, ये इस प्रकार कैसा बना, इस प्रकार डीएनए भी हमारा ऐसा होता है। कितना सा समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा संघनित पाया जाता है डीएनए का यम फेज, जिसको हम मेगाफेज कहते हैं, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा कंडेंस्ड, सबसे ज्यादा डीएनए जो कंटेंट होता है वो कहाँ होता है, यानी डीएनए सबसे ज्यादा संघनित कब होता है। डीएनए इक्वेशन है हमारा, याद कर लो, आप नोट कर लो, डीएनए सबसे ज्यादा संघनित कब होता है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा यम फेज में, यम फेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र के यम फेज में, यम अवस्था में, जिसको हम मेटाफेज करते हैं, मेटाफेज अवस्था करते हैं, उसमें जो डीएनए होगा सबसे ज्यादा संघनित होगा, मोर कंडेंस्ड होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब क्या आगे आता है, G1 फेज, यस, G2 की फेज की बात करते हैं। इन दोनों फेज में क्या होता है, इसका जो संघनन होता है कम हो जाता है, डीएनए का संघनन धीरे धीरे कम होने चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीएनए का संघनन, डीएनए का संघनन, संघनन कम होता है, जो आवश्यकता अनुसार खुलता जाता है, इसी में हमारा रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, इसी में हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा रेप्लिकेशन होता है डीएनए का और ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का, वो कब होता है और कहाँ होता है। देखो कोशिका चक्र के G1, यस, G2 फेज में हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए का संघनन होता है, जो कंडेंस्ड होता है, वो कम होता है, ये डीकंडेंस्ड होता चला जाता है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार ये खुलता चला जाता है, इसलिए यहाँ पर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होगा। आगे करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। डीएनए पैकेजिंग के लिए बेटा आवश्यक होता है एक प्रोटीन, जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग के लिए एक प्रोटीन आवश्यक होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एक चित्र दिखा रहा है आपको सामने, ये बेटा बना हुआ है हमारे हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है, और ये भी हिस्टोन प्रोटीन ही है, ये भी क्या है, हिस्टोन प्रोटीन ही है। बट ये
ये जो हमारा इसके ऊपर लपेटा हुआ है, ये जो लपेटा हुआ है, ये जो लपेटा हुआ है, इसको नाम देते हैं DNA। DNA क्या होता है? सपोज दैट ये हमारा केंद्रक है, इस केंद्रक के ऊपर जो हमारा डीएनए एक बार तो ये पूरा इस प्रकार से लपेट गया, ठीक। दूसरी बार क्या किया, ये आधा ऐसे लपेटा और ऐसे खुल गया, ठीक है। एक बार क्या किया, ये इधर से पूरा इधर लपेट दिया, फिर उसके बाद दूसरी बार क्या किया, वो ऐसा लपेटा और इधर में आकर के वो इधर खुल गया, तो ये क्या हो गया, हाफ 1.75 बार, यानी कि 1.75 बार ये कुंडली बनाया है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए, ठीक। आगे बात करते हैं इसमें क्या होता है। अभी हमने बताया कि जो डीएनए पैकेजिंग होता है उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, एंड सॉरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसको अदर प्रोटीन कहते हैं ना, कहते हैं अदर प्रोटीन, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं हिस्टोन प्रोटीन, एंड नेक्स्ट क्या है, अन्य प्रोटीन और अन्य प्रोटीन। अगर हम दोनों के रोल को दाखिले रोल को देखते हैं, दोनों की भूमिका को देखते हैं, दोनों का रोल क्या होता है, इसका भी रोल क्या होता है। देखो दोनों क्या करते हैं, डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, बोथ आर हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग, बट इसकी जो स्टेज होगी, इसकी जो अवस्था होगी, किसको कब करना है पैकेजिंग, किसको कब नहीं करना है, ये अलग अलग होती है। अगर बात करते हैं तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है, सहायता करता है, डीएनए पैकेजिंग में मदद करता है। और अगर इधर बात करते हैं अदर प्रोटीन की, तो ये भी क्या करता है, डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है, डीएनए पैकेजिंग में ये भी सहायता करता है। ये क्या करता है, ये शुरुआत में ही डीएनए पैकेजिंग थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि दोनों डीएनए पैकेजिंग में सहायता करते हैं, लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट अंतर हो गया शुरुआती दौर में डीएनए पैकेजिंग के लिए सहायता करते हैं। और यहां पर बात कर लें, ये क्या करता है, जब डीएनए पैकेजिंग बहुत हाई लेवल पर बनने लगता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, तब ये मदद करता है। यानी कि हाई लेवल पर डीएनए पैकेजिंग में सहायता, ठीक है, समझ में आ रहा। एक तो शुरुआत में ही डीएनए पैकेजिंग के लिए सहायता करेगा, दूसरा क्या करता है, बहुत ही जब हाई लेवल हो जाएगा, अत्यधिक ज्यादा कसकर के डीएनए को बांधना होगा, तब हमारा आएगा ये अदर प्रोटीन, जिसको कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। NHC इसको कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं किसको, NHC को, जो कि हमारा अदर प्रोटीन है। इस अदर प्रोटीन को हम NHC के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है वो क्या है, क्या काम करता है, तो इसका जो सीधा सा आंसर होगा, जवाब होगा कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होता है वो हाई लेवल डीएनए पैकेजिंग में सहायता करता है, बहुत ही अत्यधिक उच्च लेवल के डीएनए पैकेजिंग में ये सहायता करता है। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आगे क्या होता है। तो आगे अगर हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, इसको मिटा दें। आगे अगर हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन,
हिस्टोन प्रोटीन जो है हमारा कोई एक प्रकार का बेसिक प्रोटीन, ठीक है, क्या है, बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। क्यों बेसिक प्रोटीन है? क्यों इसको बेसिक प्रोटीन कहते हैं? इसको बेसिक प्रोटीन क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन है, इसके अंदर बहुत ही उच्च मात्रा में बेसिक एमिनो एसिड उपस्थित होता है, इसलिए इसको बेसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि उच्च मात्रा में बेसिक एमिनो एसिड पाया जाता है, एमिनो एसिड पाया जाता है। इसलिए आगे बात करते हैं, ये जो हमारा बेसिक एमिनो एसिड है वो है क्या, कौन कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है, उसका नाम जानते हैं। HLA, H का मतलब होता है हिस्टीडीन, लाइसिन और ये हमारा हो जाएगा आर्जिनिन। ये तीन प्रकार के जो हमारे बेसिक एमिनो एसिड होते हैं वो पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन में। क्लियर? जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है वो बेसिक प्रोटीन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर बेसिक एमिनो एसिड बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही उच्च मात्रा में पाया जाता है। उस बेसिक एमिनो एसिड का नाम है HAL, हल्ला। इसको कर ले हल्ला, ठीक है, याद कर लो हल्ला, ठीक है, हल्ला, हल्ला नाम से याद कर लो, हल्ला, हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ठीक है, हल्ला। आगे बात करते हैं, जो हमारा ये हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके ऊपर धनायन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हम बात करते हैं धनायन, धनायन आवेश का होता है। और जो हमारा डीएनए होता है DNA, ये बेटा होता है निगेटिव चार्ज का, इसको हम कहते हैं ऋण आयन। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, डीएनए निगेटिव चार्ज। जब भैया पॉजिटिव और निगेटिव मिलेंगे तो कुछ तो घटना होगी, हाँ जरूर होगी। अब क्या करेगा, जब ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो इस प्रकार से ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन बेटा क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। और ये जो डीएनए होता है वो निगेटिव चार्ज का होता है, ऋणायन होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये डीएनए क्या होगा, वो लपेटना शुरू हो जाएगा, लपेटना शुरू हो जाएगा। किस प्रकार से, थोड़ा सा इधर देखते हैं। सपोज दैट हमारा, इससे पहले थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये ऑक्टामर है। ऑक्टामर मतलब क्या होता है, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कैसे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो चार प्रकार के हिस्टोन, 4 प्रकार के
हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। चार प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा H2A, H2B, H3, H4। ठीक, ये चार प्रकार के हमारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और एक हमारा और होता है, वो होता है H1। ठीक है, H2B इस प्रकार से, देखो H2A, H2B, H3, H4, H1। देखो ये मुख्य रूप से चार प्रकार के हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। मुख्य रूप से ये चार प्रकार के जो प्रमुख होते हैं, ये चार जो प्रमुख हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, यही ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। यही ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। यही इस ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं, कैसे ये ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। इसके लिए क्या होगा कि ये जो हमारा H2A है, ठीक, H2A और साथ में इसके H2B, H2A साथ में इसके H2B, ये दोनों के दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, दोनों के दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, H3 और H4, H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो भैया गुणा कर लो, दो इसके 4, दो इसके 8, तो ये बन गया ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं H2A, H2B, H3, H4। ये क्या आ गया हमारा ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। अब बाद में बात करते हैं कि ये हमारा H1 क्या करता है, H1 कहां से आया, क्या करता है, इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। अभी देखो ऑक्टामर टाइप हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टामर टाइप हिस्टोन प्रोटीन। आगे देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा इसको मिटा दें। अभी जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है पॉजिटिव आयन का होता है, डीएनए जो होता है नेगेटिव आयन का होता है। पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण हिस्टोन के ऊपर डीएनए जो होता है वो लपेट लेता है, कुंडलित हो जाता है। सपोज दैट ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर क्या करता है, जो डीएनए होता है वो लपेट लेता है। डीएनए क्या करता है, वो लपेट लेता है इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से डीएनए क्या करता है, लपेट लेता है। अभी हमने बताया कि ये जो लपेट होगा पूरा नहीं होगा। सपोज दैट ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, एक बार तो डीएनए पूरा इस पर लपेटेगा, एक बार पूरा लपेटेगा, दूसरी बार आना होगा तो क्या होगा, ऐसे पूरा निकल जाएगा इधर। और ये जो इधर से आया है वो आधा तो जाएगा, आधा जाने के बाद क्या करेगा, वो इधर बगल में निकल जाएगा। इस प्रकार से जो इसकी लपेट है, डीएनए की जो लपेट है वो है 1/3, 1/3। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे 1.75 टन, 1.75 टन, 1.75 टन। और अगर इस हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं, इस हिस्टोन प्रोटीन की जो व्यास होगी, हिस्टोन प्रोटीन की जो व्यास होगी वो हमारी होगी 10 नैनोमीटर। हिस्टोन प्रोटीन की जो व्यास होगी वो होगी 10 नैनोमीटर की। और इस हिस्टोन प्रोटीन में जैसा कि तो बेटा यही वाला है, यहाँ पर देख लो, इसकी व्यास क्या होगी, वो होगी 10 नैनोमीटर। ये वाला आपके बुक में दिया है तो इसलिए मैं इसको ज्यादा फोकस करके दिखा रहा हूँ आपके। इसकी जो व्यास होगी वो 10 नैनोमीटर होगी। और ये जो डीएनए इस पर लपेट मारा है, एक बार तो ये पूरा ऐसे मार दिया है, ठीक है, एक बार पूरा ऐसे मार दिया है, दूसरी बार क्या किया है, वो बाहर निकल गया है, थोड़ा सा बाहर निकल गया है। ये ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक। और ये जो लपेट मारा है डीएनए वो है 1/3, जिसको हम करते हैं 1.75 टन घुमाव। 1.75 बार घुमाव, मतलब पूरा का पूरा 2 बार भी ये घुमाव नहीं मार पाया है। थोड़ा सा इसको समझ लो।
ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन है, लिख देते हैं नाम यहाँ पर ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, क्या करता है ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन में हमारे H1, H2A, H2B, H3, H4 आ जाते हैं दो मॉलिक्यूल, और ये हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन है ये है H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन ये क्या करता है, ये जो डीएनए निकला है बाहर, इस डीएनए को सील करने का काम करता है, लॉक करने का काम करता है H1 प्रोटीन। ठीक, आगे बात करते हैं थोड़ा सा, आगे क्या है। आगे पूरा कंक्लूजन जो निकलता है वो होता है कि जो हमारा डीएनए पैकेजिंग होता है, डीएनए की लंबाई जो होती है वो होती है 2.2 मीटर की, और हमारे जो केंद्र की साइज होती है वो होती है 10⁻⁻⁶ मीटर की। तो डीएनए की साइज से केंद्र की जो साइज है वो काफी छोटा है, इसलिए डीएनए को पैक करने के लिए संघनित होना पड़ता है केंद्रक में आने के लिए। तो उसके लिए संग्रहित होने पर कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो सहायता करते हैं, जैसे कि हमारा कुछ HC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा, ये सभी सहायता करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसके ऊपर जो डीएनए होता है वो लपेट मारता है और वो संघनित होकर के केंद्रक में फिट हो जाता है। और डीएनए का सबसे कंडेंस्ड रूप जो होता है, सबसे ज्यादा संघनित डीएनए जो होता है वो पाया जाता है कोशिका चक्र के G1 फेज में। उसके बाद जो डीएनए होता है वो G2, G1, S फेज में होता है, कम संघनित होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन, और M फेज वाले डीएनए को हम कहते हैं क्रोमोसोम। और इन तीनों फेज के बाद जो हमारा नीचे का अवस्था है थोड़ा सा, उसको कहते हैं हम डीएनए। समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती है तो डीएनए क्या करता है, वो अपने आप को खोलता रहता है ट्रांसक्रिप्शन और एप्लीकेशन के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।